हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके एक कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपकी इकोनॉमिक्स के कंप्लीट रिवीजन कराई थी, सेम ऐसे ही मैं पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूँ। जो सीबीएसई ने रिकमेंडेड टॉपिक्स दिए हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है रख दिए हैं, शेयर कर दिए हैं इस फाइल के अंदर। आप यहाँ से देख सकते हैं ये पांचों चैप्टर्स के पॉइंट्स हैं जिन पे आज जो है हम पूरी की पूरी रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग। तो बहुत बेसिक सा चैप्टर है। यहाँ पे जो हमारे जो बेसिक पॉइंट है जो सीबीएसई ने दिया हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पावर शेयरिंग इन द बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर जो हमें पावर शेयरिंग के बारे में बता रखा है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, मतलब जो यहाँ पे जो लोग जो जिस लैंग्वेज या जितने यहाँ पे कॉम्पोजिशन है कि कौन कौन से लैंग्वेज कौन कौन से ग्रुप से वो जो बिलोंग करा करते थे, तो 59% जो यहाँ पे लोग थे वो फ्लेमिश रीजन से थे और कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, डच लैंग्वेज बोला करते थे। 40% जो लोग थे यहाँ पे वो वेलिनर रीजन से थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। और जो रिमेनिंग 1% जो थे यहाँ पे, ठीक है, वो बेल्जियन स्पीकिंग लोग थे जो कहाँ के थे, जर्मन के थे, मतलब आप कह सकते हो जर्मनी के थे। तो इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल 80% जो लोग हैं यहाँ पे वो फ्रेंच बोला करते थे, जबकि 20% लोग यहाँ पे क्या बोला करते थे, डच बोला करते थे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से आ सकता है। हो सकता है कि आपको वो एडिशन रीजनिंग में क्वेश्चन दे दे, हो सकता है वो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दे दे, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वो आपको मैच द फॉलोइंग दे दे कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट जो आगे ऑप्शन है लिखा हुआ है, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और जो माइनॉरिटी थे यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो यहाँ पे ज्यादा रिच थे और पावरफुल थे। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझ आ गई है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी थे उनके यहाँ पे डोमिनेंस ज्यादा था और जो मेजोरिटी थे उनका डोमिनेंस नहीं था। और यहाँ पे बोला गया बट द मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज पुअर एंड वीक। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये भी दिया जा सकता है, ये उल्टा कर देगा कि यहाँ पे रिच और जो है पावरफुल लिख देगा और वहां पे लिख देगा पुअर और वीक। नाउ अगर मैं श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करता हूं तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन एंड हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। ठीक है, ये वैसे नहीं आएगा। द मेजर सोशल ग्रुप जो यहाँ पे वो सिन्हा स्पीकिंग है, मतलब जो यहाँ पे बेसिकली जो डोमिनेंस है वो सिन्हा कम्युनिटी का है और 74% यहाँ पे सिन्हा कम्युनिटी के। बाकी जो तमिल स्पीकिंग लोग है वो 18% है। देन अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल्स। देखो 2 तरीके के तमिल्स है, एक तो वो जो श्रीलंकन तमिल्स है और एक वो जो कहां से, इंडिया से गए थे। तो यहाँ पे आपको वही बता रहा है एंड द रेस्ट और हुज फोरफादर केम फ्रॉम द इंडिया। जो कहां से आए थे, लोग इंडिया से ही आए थे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो जो इनके एंसेंटर्स थे वो इंडिया से आए थे, इसलिए इनको इंडियन तमिल्स के नाम से जाना जाता है। तो श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी, सिन्हा कम्युनिटी की थी। और जो यहाँ पे जो स्पीकिंग जो ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती थी वो भी यही थे, तो मतलब डोमिनेंस इनका ज्यादा था। मोस्ट ऑफ द सिन्हा स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट while most of the Tamil are Hindu or the Muslims. Then there are about 7% Christians who are both Tamil and the Sinhala. तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे ना आपके गारंटीड है, एडिशन रीजनिंग में बन सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में बन सकते हैं और एमसीक्यूज में बन सकते हैं। दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं। मोस्ट एंड मोस्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे बस 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। नाउ व्हाट इज द मेजोरिटेरिज्म एंड हाउ वाज इट प्रैक्टिस इन श्रीलंका। सो देखो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसे बिलीफ जिसमें जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो क्या करेगी, रूल करेगी कंट्री के अंदर। मतलब ये माना जाता है कि जो लोग मेजोरिटी में है वही रूल करेंगे, जो माइनॉरिटी में उनका कुछ नहीं है। और ये भी हो सकता है कि उनको वहां पे कुछ जो सोसाइटी के अंदर लोगों को चीजें दी जाती है उनको उसमें किसी में भी इन्वॉल्व ना करा जाए। तो यहाँ पे यही बताया गया कि उनकी जो विशेष है, ठीक है, जो नीड्स है, उनसे वहां पे उनको अलग रखना, किसको, माइनॉरिटी को। तो मेजोरिटी अपना यहाँ पे डोमिनेंस दिखाएंगे, तो वो मेजोरिटेरिज्म है। नाउ इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. इन्होंने क्या करा, एक एक्ट पास कर दिया 1956 में कि भैया जो सिन्हा कम्युनिटी है ना, जो लैंग्वेज है बस वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये सबसे बड़ी गड़बड़ करी थी। तभी तो जो तमिल से उन्होंने वहां पे क्या करते थे, रिवॉल्ट्स करे थे। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हा एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज देखी जा रही है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है ना वो एक ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रही है कि जो सिन्हा कम्युनिटी है उन्हीं को हर चीज में प्रेफरेंस दी जाए, चाहे आप वहां पे गवर्नमेंट जॉब में देख लो, चाहे एजुकेशन में देख लो। ठीक है, सो अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज बुद्धिज्म एज अ नेशनल रिलीजन। और यहाँ पे जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया जो बुद्धिज्म है ये हमारा अब जो है यहाँ पे नेशनल रिलीजन माना जाएगा। एंड श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हा लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब श्रीलंकन तमिल्स ने ये सोचा था, मतलब उनको ये लगा था कि जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट जो सिन्हा लीडर्स जो यहाँ पे लेड कर रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में उनको वो बहुत ही सेंसिटिव थे, मतलब उनके लैंग्वेज को इतने प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी।
ठीक है। सो दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड द फ्रीडम। तो ये मानते थे कौन, तमिल लोग मानते थे कि भैया ये हमारे साथ जितना भी हो रहा है ना ये गलत है, ये हमारे को नहीं पॉलिटिकल नहीं सोशल ना कल्चर किसी में भी राइट्स नहीं दिए जा रहे इक्वली, ठीक है। अब एकोमोडेशन एग्रीमेंट इन बेल्जियम, ये था क्या, ये था कि बेल्जियम अमेंडमेंट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन एग्रीमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। देखो दोनों इसमें श्रीलंका और बेल्जियम में ना डिफरेंस ये आ रहा है कि श्रीलंका में बस ये था कि भैया एक ही कम्युनिटी का एक ही रिलीजन का डोमिनेंस हो रहेगा, जबकि बेल्जियम के अंदर वो ये वर्क कर रहे थे कि जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी रहती है जो भी रिलीजन है वो सब इक्वली रहे, ठीक है, उनके पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए, ना किसी को यहाँ पे ऐसा ना लगे कि वो पीछे रह गए, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, सबको इक्वल रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी थी, चेंज करे थे। देन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स है ना वो सेंट्रल लेवल पे ना इक्वल होनी चाहिए, एंड सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम द ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और मतलब जो भी लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जो भी लैंग्वेज है जो लोग बोलते हैं वहां से इक्वल सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि किसी को ज्यादा किसी को कम दे दिया गया। तो यहाँ पे ये प्रेफरेंस रखी गई थी। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ज्यादातर जो पावर थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई थी। मतलब जैसे कहा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर रहता है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था कि मोस्ट ऑफ द जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी उनके 2 रीजन्स के अंदर। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रूल करना चाहे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर तो जरूरी नहीं है कि जो वो है स्टेट गवर्नमेंट है वो माने, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग वो चल सकती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और जो ब्रुसेल थी यहाँ की, जो इसकी कैपिटल थी, यहाँ पे दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखे गए थे। तो इन्होंने देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे डिवीजन करा था। श्रीलंका की तरह नहीं था कि इन्होंने ओनली सिन्हा कम्युनिटी को जो प्रेफरेंस दे दी थी, बाकियों को प्रॉपर तरीके से साइड कर दिया था। एंड अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता था। एंड द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे एक लैंग्वेज की कम्युनिटी जो लोग हुआ करते थे वही उनको इलेक्ट करते थे। मतलब नाम से पता लग रहा है कि कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के लोग उनको इलेक्ट करा करते थे। एंड दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। मतलब अगर कंट्री के अंदर कभी भी इन मुद्दों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये गवर्नमेंट उनको जो है देखेगी और वहां पे उसका सॉल्यूशन देगी। नाउ आगे इसके बाद है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखो तो बहुत बेसिक सा है कि जो हमारे पावर शेयरिंग है वो अलग अलग लेवल पे किस तरीके से करी जाती है। तो पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम यहाँ पे लेजिस्लेटिव देखते हैं, एग्जीक्यूटिव देखते हैं, जुडिशरी देखते हैं, ठीक है। और तीनों के अपने अलग अलग वर्किंग है। लेजिस्लेचर क्या करता है, रूल मेकर है। एग्जीक्यूटिव क्या है, उन रूल को इंप्लीमेंट करता है। और जुडिशरी क्या करता है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो बन रहे हैं या जो भी वर्किंग हो रही है गवर्नमेंट की, उनको देखेगी कि फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, एक इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के साथ कुछ जो है डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, या किसी को फेवर तो नहीं करा जा रहा। तो यहाँ पे ये बात आती है। सो दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे आपको दे देगा कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे नाम चेंज कर देगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, हर एक गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है इनके अपनी अपनी पावर है, ठीक है। हर कोई अपने अपने तरीके से काम करता है, हर अपने तरीके से, मतलब इनके पास अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनके अलग है, इनके अलग है, और ये इंडिपेंडेंट है। इसके ऊपर इन दोनों का कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं, इसको हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा कौन सा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल। सेंट्रल लेवल हो गया अलग तरीके से, जहां पे वो पूरी कंट्री के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट जो ओनली अपने स्टेट के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी। समझ रहे हो कैसे बता रहा हूं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी वो पूरी की पूरी सेंट्रल, मतलब पूरी की पूरी कंट्री के लिए जो है एप्लीकेबल है। जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है वो विद इन द स्टेट एप्लीकेबल है। हरियाणा का रूल जो है पंजाब में नहीं चल सकता, ठीक है। मध्य प्रदेश का रूल छत्तीसगढ़ में नहीं चल सकता। हर किसी के अपने अपने हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है वो पूरी की पूरी कंट्री के लिए जो है एप्लीकेबल होता है। लेकिन जरूरी नहीं है वो उसको माने। मतलब अगर उनको लगता है कि ये चीज गलत है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, अपोज भी कर सकते हैं। पीछे किसान आंदोलन हुआ था, उसमें आप ये चीज देख सकते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने अपोज करा था उसको। तो डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड द लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब इस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पे हमारे पंचायती राज सिस्टम जो आते हैं उसमें बता रखा है। नाउ पावर कैन आल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप। मतलब
भाषाई तौर पे और धर्म के तौर पे जो है वहां पे भी हमारे जो है पावर को शेयर करा जाता है। एंड power can also be shared by the different political parties such as the national party and the state parties। जैसे मैंने आपको जब वो पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर कराया था तो उसमें आपको यही बताया था कि जो हमारी नेशनल पार्टी है वो नेशनल लेवल पे एंड स्टेट पार्टी अपने स्टेट लेवल पे जो है वर्क करेगी, तो उनके अपने अपनी पावर है। कोalition गवर्नमेंट आपको पता ही है, जब किसी एक पार्टी को कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उस टाइम पे दो से ज्यादा पार्टीज क्या करती है, एक साथ मिलकर सरकार बनाती है, जो गठबंधन सरकार कहते हैं, जिसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। तो पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड बाय डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स सच एज द एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रीज वर्कर्स एटसेट्रा। मतलब हम ये देख सकते हैं कि हर एक यहाँ पे जो ऑर्गन हमारे, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑर्गन हो जाए, चाहे हमारे रिलीजन के हो जाए, चाहे लैंग्वेज के हो जाए, ठीक है, चाहे हमारे पार्टीज के हो जाए, हर किसी का पावर शेयरिंग है। मतलब वो अपने तरीके से जो वहां पे काम कर सकता है, बस शर्त यह है कि वो उस काम से किसी दूसरे को जो है प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम द इंडियन कंटेंट। तो जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताई है वही चीज आपको नीचे एक्सप्लेन करेगी कि पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल। मतलब सेम लेवल पे है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन अपने अपने तरीके से अपने पावर के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जिसका काम रूल एंड रेगुलेशन बनाना है वो रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, जिसका काम यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट करना वो इंप्लीमेंट करेगा, जिसका काम है उसको ओवरव्यू करना वो ओवरव्यू करेगा, वो उससे हटके काम नहीं करेगा। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत बेसिक सा चैप्टर था, बहुत सिंपल था, लेकिन गारंटेड है यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे मैंने आपको बताया। अब चैप्टर सेकंड जो हमारा फेडरलिज्म, उसको स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म का मतलब देखो सबसे पहले ये होता है कि जो हमारी पावर है, द डिवीजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा मैंने आपको पीछे बताया, हमारी जो पावर है, जो ऑर्गन जो हमारे उसको गवर्नमेंट को दी गई है, ठीक है, वो हमारे जो है फेडरलिज्म में आता है। तो सबसे पहले की फीचर्स है हमारे फेडरलिज्म के। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म आर देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द टियर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसके जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। Now different tiers of the government govern the same citizen but each tier has its own jurisdiction। मतलब जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि हर एक जो गवर्नमेंट, मतलब जो आपके ऑर्गन है, ठीक है, किसका, गवर्नमेंट का, जो उसके टियर है, उसके अपने अपने जो है तौर तरीके काम करने के लिए। और देखो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट दोनों अपने तरीके से काम करती है, लेकिन दोनों सेम सिटीजन पे काम करती है, मतलब सेम सिटीजन के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। ओके, तो ये बहुत बेसिक सी बात है। और यहाँ पे हमें ये भी बता रखा है, चाहे टैक्सेशन हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो जाए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, उनको लागू करना, ये सारा का सारा इसी में आता है। नाउ द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ द ईच टियर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। मतलब जो भी हमारे यहाँ पे जो मतलब जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट की वर्किंग होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करेंगे, उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। ठीक, तो उसके बाद है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी unilaterally changed by one level of the government such as the changes required the contest of the both the level of the government। मतलब कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, अकेले किसी भी एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। वहां पे अमेंडमेंट के लिए हमारे दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो है रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। जैसे कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना है तो जो हमारे जो स्टेट लेवल जो होते हैं वहां के जो असेंबलीज होती है, प्लस जो हमारे जो नेशनल लेवल असेंबलीज है, मतलब जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो वहां की रिक्वायरमेंट दोनों की जरूरी है, अदरवाइज आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। नाउ कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया, कोर्ट इंटरप्ट कर सकता है अगर उसको लगता है कि किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल का जो यहाँ पे लॉस हो रहा है, उनके लिए जो है ये चीज गलत है, उनके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे वो इंटरफेयर जरूर करेगा। और अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, हमारी सरकार ने कोई रूल बना दिया है, अगर वो रूल सही नहीं है तो हमारी जुडिशरी उसको प्रॉपर तरीके से कैंसिल कर सकती है। अगर प्रेसिडेंट ने भी अगर उसको पास कर दिया फिर भी वो उसको कैंसिल कर सकता है। तो सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू, अब यहाँ पे बता रहा है कि जो सरकार है, सरकार के जो खर्चे वो किस तरीके से होते हैं। तो भैया सरकार के खर्चे जो है, जो उसके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो तय की गई है, उसको कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ये जो उसको टैक्स दिया है या बाकी जो भी उसकी इनकम है कहाँ से आएगी, किस तरीके से आएगी। द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, एक होता है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब हमारी रीजनल डाइवर्सिटी को क्या बचाए रखना, उसको आगे बढ़ाना, कि हमारे रीजन के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट रिलीजन, वो बचाए रखना और हमारी कंट्री की यूनिटी बनाए रखना। ओके, आगे चलते हैं। इन इंडिया मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली। ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट भी है कि मिनिस्टर्स जितने भी हमारे, दे आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। जो भी काम करेंगे,
जैसा भी करेंगे उसके लिए वो आंसरेबल भी होंगे और रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के बेसिस पूरी कंट्री चलनी है, तो वो वहां पे जवाब देगी। अगर जो भी काम के लिए उनसे आंसर मांगा जाए या जो भी डिबेट छिड़ती है तो उनको वो बताना ही पड़ेगा। ठीक है। नाउ सिमिलरली द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है कि जो जजेस है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है यहाँ पे अपॉइंट करे जा रहे हैं, तो वो उनकी जितने भी एग्जीक्यूटिव है उनके फंक्शनिंग को देख सकते हैं। ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने बनाया। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और एग्जीक्यूटिव क्या करता है यहाँ पे? उनको इंप्लीमेंट करवाता है। नाउ ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर सकता है, मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को देख सकता है और एग्जीक्यूटिव इसको देख सकता है, अपनी फंक्शनिंग को ही देख सकते हैं और इनके फंक्शनिंग को देखेगा? जुडिशरी देखेगा। नाउ अब हमें ये बता रखा है कि द नीड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पावर शेयरिंग। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना गलती हो गई है कि ये वाला जो पॉइंट है वो उस वाले चैप्टर का था। ठीक है। और उस वाले चैप्टर का यहाँ पे पॉइंट आ गया, बट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इसको मैं वो कर दूंगा चेंज, लेकिन ये सारी की सारी चीजें रिलेट करती हैं, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे समझ से जाना। नाउ यहाँ पे बता रखा है रिड्यूस द कंफ्लिक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि जब पावर शेयरिंग होती है, ठीक है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वहां पे अगर पावर शेयरिंग होगी, जैसे हमने बेल्जियम और श्रीलंका में देखा, तो वहां पे अगर कंफ्लिक्ट होगा तो उसको क्या करना? उसको रिड्यूस करना। ठीक है। कैसे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर, मतलब हमारे जो ऑर्गन्स है, किसके? जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है उनके बीच में हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे? वहां पे जो कंफ्लिक्ट होने की जो चांसेस होते हैं वो खत्म ही हो जाएंगे एक तरीके से, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट, हर एक ऑर्गन अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से काम करेगा। उसके बाद क्या रखा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। हाँ, बहुत बेसिक सी बात है कि सेंट्रल लेवल अपने तरीके से काम करेगी, स्टेट लेवल अपने तरीके से काम करेगी, तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम होने के चांस है ही नहीं। देन इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि माइनॉरिटीज की भी आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मतलब माइनॉरिटी ग्रुप के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि उनको ये लगे कि वो हर तरीके से पीछे रह रहे हैं। ओके। देन आगे बता रखा अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ड मैंने अभी आपको समझाया कि जो हमारी जो वो होती है, जो भी ऑर्गन है गवर्नमेंट के, वो अकाउंटेबल है अपने काम के लिए, दे आर आंसरेबल, दे आर अकाउंटेबल। ठीक है, जो भी काम करेंगे। एंड द लास्ट वन इज मोरल इंपेरेटिव, मतलब मोरल वैल्यू, हर एक जो हमारे फंडामेंटल जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं हमें, उनको आपको जो है मतलब कहते हो कि आपको उनको प्रिजर्व करके रखना है, आप कभी भी उनसे बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर आपने उनसे बियॉन्ड जाके काम करा तो डेमोक्रेटिकली वो काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डेमोक्रेटिक के अंदर कभी भी एक सिटीजन या कोई कह सकते हो ग्रुप ऑफ जो पर्सन है, उनके जो भी राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होता है, आप उनको कभी वॉयलेट नहीं कर सकते। ओके। नाउ आगे चलते। नाउ अब यहाँ पे हमें बता रहा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस बहुत है कि पेपर में आए। तो सबसे पहले हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर कंट्री, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें बता रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये एक साथ आती है। ठीक है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे अपनी खुद के जो है प्रॉपर तरीके से एक कंट्री बनाती है, आप कह सकते हो, एक प्रॉपर तरीके से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जैसे कि पावर इज यूजुअली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्टेट्स, हर स्टेट्स के अंदर जो है पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। देन बाद में आपको यहाँ पे ये बता रखा है कि द स्टेट्स रिटेन देयर सोवरेनिटी, मतलब इसका मतलब क्या है? सोवरेनिटी एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि एक स्टेट जहां पर, या एक कंट्री को पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को स्टेट कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि कंट्री जहां पे उसकी इंटीग्रिटी है, कि वो कंट्री जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसकी कंट्री में रहेंगे, वो उसके कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द कंट्री अप्लाई होंगे, बाहर से कोई अप्लाई नहीं कर सकता उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बाहर नहीं जा सकते, तो उसकी सोवरेनिटी है। ठीक है। तो वो बची रहेगी, उसको खराब नहीं करा जा सकता। एंड स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव इक्वल पावर। ठीक है। वो अपनी जितने भी पावर्स है, मतलब जो भी कंट्रीज एक साथ मिलकर काम कर रही है, उनकी पावर सेम रहेगी। एंड स्टेट्स ऑफन कम टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स लाइक डिफेंस और द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब यहाँ पे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो है बराबर का फायदा होगा, या हमें यहाँ पे जो है किसी ना किसी तरीके से जो है प्रॉफिट कहीं पे भी हो सकता है, वो साथ में आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस हो गया। ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है कि एक जब बहुत बड़ी कंट्री है, जब उसके अंदर पावर का डिवीजन कर दिया जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, तो वो हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। मतलब एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जो है अलग अलग है लेवल पे, लेकिन वो एक साथ मिलकर काम कर रही है। जैसे किसी स्टेट के लिए कोई जो है आपको पता है जो हमारी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है, वो पूरे कंट्री के अंदर प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाती काम किस तरीके से कैसे हो रहा है, तो उसके अंडर जितने मिनिस्टर्स काम करते हैं, जो स्टेट के अंदर काम करते हैं, तो उनके साथ मिलकर काम करती है। सपोज करो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट को मध्य प्रदेश में वहां पे कुछ ना कुछ जो है उसके कल्याण के लिए कोई काम करना है, ठीक है, वहां पे कोई ना कोई डेवलपमेंट करनी है, तो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, उस गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। तो क्या हुआ, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हुआ, जहां पे मिलकर काम करा जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है स्टेट के मुकाबले, ये तो हमें पता ही है। ठीक है। देन द स्टेट हैज अनइक्वल पावर, हर स्टेट के पास अपनी अलग अलग
पावर्स है, ये हमेशा रखना। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग यूनिटी एंड द स्टेबिलिटी। मतलब एक कंट्री के अंदर जो जितनी भी हमारी यूनिटी है, ठीक है, और स्टेबिलिटी है, वो बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने जो विद इन द स्टेट वर्क करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी की पूरी कंट्री के लिए जो है काम करना। एंड द लास्ट वन इज हमें बता रखा है कि बेल्जियम और इंडिया के अंदर ये होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस किस तरीके से होता है। तो देखो यूनिटरी सिस्टम और हमें बता रखा है फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम तो बेसिक सी बात है कि एक ऐसी जगह जहां पर हम देखते हैं एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की काम कर रही है, जो सब यूनिट है, ठीक है, वो वहां पे लेके काम कर रहे हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सपोज करो कि एक जगह सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट है पूरी कंट्री के अंदर, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है, तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट है, जिसको कह सकते हैं यूनिटरी सिस्टम है। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन पास करेगी, ठीक है, और जितने भी जो लोकल लेवल पे जो भी काम करे जा रहे हैं, ठीक है, वो भी सारे के सारे सेंट्रल लेवल ही संभालेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम and the administrative division exercise only power that the central government has delegated to them। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो सुप्रीम गवर्नमेंट जो आप कह सकते हो सुप्रीम गवर्नमेंट मतलब जो सबसे ऊपर है, टॉप मोस्ट पे सेंट्रल लेवल ही है, और वही सबके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो यही हर चीज को संभालेगी और सब कुछ इसका ही है। लेकिन फेडरल में अभी हमने पीछे देखा कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होगा, यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके अलग अलग टीयर्स होंगे और उसी बेसिस में यहाँ पे जो उसको चलाया जाएगा। तो ये बहुत बेसिक्स है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है, सारा का सारा उसी के जो है बेस पे। तो यहाँ पे हम ये पढ़ चुके कि ऑल द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जितने भी हमारे फेडरल सिस्टम है वो सारा का सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। और आपको ये बात सिंपल से पता होनी चाहिए कि हमारे जो कंट्री के अंदर जो भी काम होता है ना, वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, उससे बियॉन्ड जाके नहीं कर सकता कोई भी काम, जो भी हमारी सरकार होती है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। वो कौन कौन सी होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और द थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा भी एक लिस्ट होती है, इसको जो है रेसिड्यूटरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, लेकिन जो हम बेसिकली इन तीन को पढ़ते हैं। तो देखो यूनियन लिस्ट में क्या है, ऐसे मुद्दे जिन पे ओनली यूनियन गवर्नमेंट ही जो है काम कर सकती है, जैसे आर्मी हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, रेलवेज हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे के सारी जो है यूनियन जो है गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, उनके बारे में देखना है, सारा का सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। स्टेट लिस्ट जो विद इन स्टेट जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने काम करती है और उसके ऊपर जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। जैसे स्टेट के अंदर पुलिस आती है, हॉस्पिटैलिटी आती है, वहां पे जो उसके जो म्यूनिसिपैलिटी आती है जो विद इन द स्टेट है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। और कंकरेंट लिस्ट वो होती है जहां पे दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं। जैसे जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसपे ना दोनों मिलके काम करते हैं, जहां पे लगता है कि हाँ दोनों को मिलके काम करना चाहिए जिससे पूरे देश की डेवलपमेंट हो, ओके। और जो हम कह सकते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर बनाना पूरी कंट्री के लिए, ठीक है, वहां पे भी तो है दोनों मिलके काम करते हैं। नाउ यहां तक ये हमारे तीनों लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आता है हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स और दूसरा होता है लैंग्वेज पॉलिसी। तो द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या है कि भाषा के तौर पे आपने जो है स्टेट्स को बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल जो पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी है, ठीक है, उनके लिए आपने जो पंजाब बना दिया। ऐसे आंध्र प्रदेश है, आपने उसको अलग कर दिया था। जो हमारे जब इंडिया जो पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो उसके बाद जो है ये चीजें इस तरीके से चलती हुई आ रही थी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हुआ था, डेमोक्रेटिकली था। तो फ्रॉम 1947 टू 2017 बहुत सारे जो हमारे ओल्ड स्टेट्स है, ठीक है, वो खत्म हो गए और उनमें से कुछ स्टेट जो है नए बनके जो है बाहर निकले। जैसे आपको पता है तेलंगाना है, वो भी एक अपना जो नया स्टेट निकला, वो कहां से निकला था, हमारे आंध्र प्रदेश से तो निकला है, ओके। तो ये आपको यही बता रखा है लिंग्विस्टिक बेसिस पे कैसे होता है। एंड लैंग्वेज बेसिस पे मतलब देखो लिंग्विस्टिक ध्यान से समझना, इसको मैं एक और तरीके से समझा सकता हूं कि एक भाषा मैक्सिमम कहां तक बोली जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं गुजराती और राजस्थानी, ये देखो एक जगह गुजराती बोली जाती है, अब गुजराती मैक्सिमम कहां तक बोली जा रही है, और राजस्थानी जहां पे दोनों का मर्ज होना हो गया, एक जगह आके दोनों मिलने चालू हो गए, तो वो आपने वहां पे बाउंड्री क्रिएट कर दी कि आपके लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, ठीक है। द लैंग्वेज अ सेकंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज अ लैंग्वेज पॉलिसी। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको जो ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया हमारे जो है हिंदी को। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये भी बताया गया कि हिंदी के अलावा हमारी 21 और ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे आप यूज कर सकते हो। मतलब आप अपने तरीके से अगर आप हिंदी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपनी खुद की जो लैंग्वेज है आप उसके साथ रह सकते हो। और हिंदी के साथ इंग्लिश को भी आगे जो मर्ज करा गया था, क्यों, क्योंकि बहुत से ऐसे जो हिंदी को प्रेफर नहीं करते तो वो इंग्लिश के साथ जाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा जो है लास्ट इसका है जो डिसेंट्रलाइजेशन इन द इंडिया, पंचायती राज। तो आप पंचायती राज के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है या जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है,
यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि जो बहुत ही बेसिक लेवल है वहां पे उसको स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि वहां के जो मुद्दे हैं वो आप ऊपर ज्यादा उन पे गौर नहीं कर पाते, तो वहां पे उनके अलग तरीके से जो है उनकी गवर्नमेंट बनाना, उनके जो फंक्शन करना, वो हमारे पंचायती राज के अंदर आता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आपको बहुत बेसिक तरीके से पता ही होगा, तो मैं यहाँ पे इनके जो है पॉइंट समझाता हूँ। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज, मतलब लोकल बॉडीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे आपके इलेक्शंस कराना बहुत नेसेसरी है। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एक्साइज हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर, मतलब यहाँ पे आपको जो है एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है सीट रिजर्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके साथ जो है प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारी जो सरकार है उन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे जो है उनके रिजर्वेशन दी है। आपको पता है पीछे से पढ़ते हुए आते हो कि जो एससी एसटी ओबीसी है उनके लिए जो रिजर्वेशन जो हमारे यहाँ पे दी गई है। नाउ एट द 1/3 ऑफ द ऑल द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वुमेन, और वुमेन के लिए कितनी है 1/3 रिजर्वेशन जो है सेंट्रल सॉरी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहां पे रखी गई है। ओके देन स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन। देखो ये बहुत बेसिक्स है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है दो बेसिस पे बना हुआ है, एक होता है सेंट्रल लेवल पे और एक होता है स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल मतलब जो हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन कराना, जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराना या जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं। लेकिन स्टेट लेवल के जो इलेक्शन है वो हमारे किसके होते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं। सो यहाँ पे जो हर स्टेट के अपने अपने जो कोई भी गाँव है वहां के इलेक्शन कराना भी उसी जो है इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है, उसी स्टेट की। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे भैया जो भी लोकल बॉडीज है वो आप ही की तो है, तो आपको उनको जो कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ेगी, आपको ही उनको पैसा देना पड़ेगा रेवेन्यू, ताकि वो अपना जो है काम सही तरीके से चला सके। ना पंचायती राज सिस्टम क्या है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो है कहा था कि पंचायती राज सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे कंट्री में नहीं हुआ तो इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि एक तरह से आपके जो है कंट्री के लैक्स है कि अगर आपके लैक्स ही सही नहीं होंगे तो आपकी कंट्री कभी भी सही तरीके से चल नहीं पाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसी तरीके से हमें बताया गया था कि हमारे विलेज पे जो है आप ध्यान दोगे तभी जो है काम हो सकता है। ग्राम पंचायत बनाई जाती है, जैसे हम ये देखते हैं जितनी भी डिसीजन मेकिंग बॉडी हमारे विलेज की वो ग्राम पंचायत होती है। किसी गांव की पॉपुलेशन कम है तो दो या दो से ज्यादा गांवों को मिला के उसकी एक जो सिंगल ग्राम पंचायत बना दी जाती है। पंचायत जो है वो जो है किस किस के अंडर काम करता है? ग्राम सभा। देखो ग्राम सभा क्या होती है? पूरे गांव के जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और उसमें से ही ग्राम पंचायत बनाई जाती है। जो पर्सन 18 और 18 सभा होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं और फिर वहां पे जो है ग्राम पंचायत बनाई जाती है। आप सबको ये पता है कि हमारे ग्राम पंचायत है इसके जो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इनका एक सरपंच होता है, साथ में पंच होता है। सरपंच इज द हेड ऑफ द पंच, जो वहां पे जितने भी जो डिसीजन मेकिंग है वो सारे के सारे वही लेंगे। छोटे मोटे फाइन्स लगाना उनके ऊपर है, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है गांव के अंदर वो सुनते हैं। तो बहुत बेसिक चीजें जो आपने वहां पे जो है पढ़ी है छोटी क्लासेस में। म्युनिसिपैलिटीज के बारे में आपको पता होगा कि जो आपकी जो एक एरिया है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो काम करता है वो म्युनिसिपैलिटी काम करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता है, बस एक जस्ट रीड ओनली है, आप बस इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बस यही हो सकता है कि छोटे मोटे लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस इसने जो सीबीएसई है उसने पंचायती राज के बारे में बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको म्युनिसिपैलिटी के बारे में भी बता दिया कि हो सकता है कि शायद वो एक क्वेश्चन यहाँ से दे दे। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 3rd चैप्टर हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो सबसे पहले जेंडर और पॉलिटिक्स होता क्या है इसको समझते हैं। तो द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड द अनचेंजेबल। बहुत बेसिक सी बात है, जेंडर एक ऐसी चीज है जो नेचुरल है और कभी आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये एक नेचर के द्वारा दी गई आपको चीज है। देन इट इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकली बट ऑन द सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टेरियोटाइप। देखो ये तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकली, मतलब जो लोग हैं जिनका मानना है कि भैया ये नेचर के नहीं है, ये बायो के ऊपर नहीं है, ठीक है, ये जो है जैसा आप मानते हो कि सोसाइटी के अंदर ही कहा जाता है कि वीमेन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। आपने अपनी साइंस में पढ़ा होगा कि वाई फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो ये वही बेसिक सी चीज है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं ये स्टीरियोटाइप है, ये प्रथा चलती हुई आ रही है कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये जो पुरानी जो उल्टी सी चीज है जो उनके बारे में बोल रहा है। नाउ रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। सो डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। हमने हमेशा देखा है कि रिलीजन डिफरेंस जो हमारे पॉलिटिक्स में है वो देखे जाते हैं, मतलब हर एक रिलीजन से अलग अलग। आप ये अभी भी अपने टाइम पे भी देखते हो कि रिलीजन जो है उसके बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं और उसी के बेसिस पे वहां पे पॉलिटिक्स में जो है डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर जो बहुत सारे फॉलोअर्स है अलग अलग रिलीजन्स के, हम ये भी देखते हैं क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। एंड पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब जो लोग है जो अपनी जो पॉलिटिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि वहां पे जो उनकी नीड्स हैं, उनके एस्पिरेशंस है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो सारा का सारा वो यहाँ पे वो रख सकते हैं। देन
सेकंड वन इज कम्युनलिज्म, द यूज ऑफ द रिलीजन इन द पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। मतलब आप रिलीजन का यूज कर रहे हो पॉलिटिक्स के अंदर, वो चीज कम्युनलिज्म कहलाती है। लाइक व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू द दोस ऑफ द अदर, मतलब वो ये कहते हैं कि एक रिलीजन ए है वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू रिलीजन बी, तो ये चीजें बता रखी हैं यहाँ पे, तो कम्युनलिज्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंफ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू द अदर, मतलब यहाँ पे एक रिलीजन की जो डिमांड है वो दूसरे से जो ज्यादा कर दी गई है, यही कह सकते हैं कि एक को ज्यादा अच्छा माना गया दूसरे के मुकाबले, या एक को ज्यादा पावर दे दी गई है दूसरे के मुकाबले। व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर द रेस्ट, ये भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो स्टेट के अंदर एक पावर दे दी गई है एक रिलीजन को दूसरे के मुकाबले, या आप कह सकते हो जो माइनॉरिटी है उनको यहाँ पे जो दबाया जा रहा है। नाउ कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन द पॉलिटिक्स एज मेंशन, क्या क्या हो सकता है? मोस्ट ऑफ द कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ द कम्युनलिज्म इज एवरीडे बिलीफ इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडाइस, मतलब लोग जो है जो वही स्टीरियोटाइप जो रखते हैं कि जो अपनी उनकी जो खुद की मान्यता है क्या कि ये रिलीजन इस तरीके से, वो रिलीजन इस तरीके से, मतलब वो अपने तरीके से चीजों को सोचते हैं, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप चलती हुई आती है, प्रेजुडाइस वो अपने तरीके से सोचते हैं, उनकी अपनी अपनी समझ है, ठीक है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है उनकी। एंड बिलीव इन द सुपीरियोरिटी ऑफ द वंस, कि हमेशा मानते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, कि हमारे रिलीजन के तौर तरीके अच्छे हैं एज कम्पेयर टू दूसरे के मुकाबले। Then a communal mind often led to the a quest for the political dominance of one's on religion community। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि कम्युनल माइंड मतलब जितना ज्यादा दिमाग में चीजें भरती जाएगी उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और हमेशा यही माना जाएगा कि भैया हमारा जो है रिलीजन सबसे ऊपर है एज कम्पेयर टू दूसरे के मुकाबले। और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो सकता है, मतलब यहाँ पे वही हो सकता है कि जो अपने जो सिंबल है उनको यूज करते हैं, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर वो अपने सिंबल्स यूज कर लेते हैं। रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, इमोशनल अपील करी जाती है कि हमारा धर्म अच्छा है, हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, हमारे धर्म के बेसिस पर वोट दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एंड द प्लेन फियर इन द ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ द वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरिना, मतलब इसी तरीके से वो क्या चाहते हैं कि अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए वो उन लोगों को साथ में लाना चाहते हैं जो उनके रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो एक कह सकते हैं कि इमोशनल अत्याचार है, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे। समटाइम कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म, वो क्या हो सकती है कि वॉयलेंस हो जाता है। आप देखते हो आए दिन ही होता है, हमने देखा है कि है ना जो मारधाड़ हो जाती है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में लोगों को मारा जाता है किसी बेसिस पे, ओनली रिलीजन बेसिस पे। तो ये चीज हम जो है बहुत टाइम से जो है देखते हुए आते हैं। तो यहां तक हमने जो है किसके बारे में पढ़ लिया, पूरा का पूरा कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ लिया। अब अगला हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स बोथ हैव सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स। क्या क्या है? कास्ट इन इनइक्वालिटी एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये चीजें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होती है? इन मोस्ट सोसाइटीज occupations are passed on from one generation to another and caste system is an extreme form of this। मतलब बहुत बेसिक सा यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि जो कास्ट है इस बेसिस से हम एक चीज नोट करते हैं कि जो एक ऑक्यूपेशन है, मतलब जैसे हम ये मानते हैं कि कोई एक फादर कोई काम करते थे, ठीक है, अब यही काम जो उनके बच्चों ने संभाल लिया, तो यहाँ पे वही चीज देखी गई कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर एंड कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द दिस। एक कास्ट में बोला जाता है कि आप जो ये काम करते हो यही करोगे, और यही काम जो आपके आगे जनरेशन भी करेंगे, मतलब वो कहते हैं कि आप कभी डेवलप नहीं हो सकते, कभी आप आगे जा ही नहीं सकते। तो वो वाली बात बता रखी है। In this system, members of the same caste, the group were supposed to form a social community that practiced the same or the similar occupation। वो जस्ट मैंने जो अभी आपको बताई कि वही कम्युनिटी सेम काम करेगी, सेम कास्ट में मैरिज करी जाएगी, सेम जो है वहां पे जितने भी उनके जो कस्टम्स एंड कास्ट एंड क्रीड है, ठीक है, वो चीज चलती जाएगी। तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ेंगे, हम किसी दूसरों के साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, ये उनकी जो मेंटालिटी है वो चीज है। देन with economic development, large scale urbanization, growth of literacy and education, occupation mobility and weakening the position of the landlord in the village, इससे जो पुरानी प्रथा है, ठीक है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आप ये वर्ड सुन के या जो आप कह सकते हैं सेंटेंस समझ चुके होंगे क्या इसका मतलब, कि जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, लोग काम के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड सिस्टम एक खत्म हो गया। तो ये जो पुरानी प्रथा है ना अभी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। ऐसा कोई नहीं कि एक दूसरे के साथ बैठ के खाना नहीं खाना, एक रिलीजन अच्छा है दूसरा गलत है या हमारा सुपीरियर है, या कहा जाता है कि जैसे बहुत एग्जांपल के तौर पे बोला जाता है कि रिक्शे वाले का बेटा रिक्शे वाला बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये चीजें जो गलत है, जो पहले जो सिखाई जाती थी या लोगों की मेंटेलिटी थी कि यार हम गरीब है तो गरीब ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन and laid the foundation of the policy to reverse the injustice of the caste system। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे कि अगर कास्ट बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है तो उससे रिलेटेड जो आपके लिए एक्शंस लिया जाएगा। नाउ कास्ट इन पॉलिटिक्स,
तो कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन द पॉलिटिक्स व्हेन पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट और व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइज फाइंड अ प्लेस इन इट। मतलब हमारी सरकार या ये देखी जाती है कि गवर्नमेंट ये देखती है कि जब भी जब भी किसी पार्टी में किसी पर्सन को इलेक्ट करा जाता है तो ये माना जाता है कि हर एक रिलीजन या हर एक जो है कस्बे से लोगों को चुना जाए, हर एक जो है जो कास्ट है उस वहां का एक बंदा जो हमारे यहाँ पे आना चाहिए, हर एक बंदे को मौका मिलना चाहिए किसके अंदर, इलेक्शंस के अंदर आने का और इलेक्शन कंटेस्ट करने का, लड़ने का। देन पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू विन द इलेक्शन। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये गलत हो जाती है कि वही बात होगी कि एक सर्टेन कास्ट है, वहां से एक बंदा आया, अब उन्होंने क्या करा कि भैया हम अपनी कास्ट के लोग हैं, आप हमें ही वोट दीजिए ताकि हम अपने समाज का भला कर सके। तो ये एक चीज यहाँ पर आ जाती है। टू गेन सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज राइज कास्ट बेस्ड इश्यूज, वही आ गया कास्ट बेस्ड इश्यूज उठाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, ये चीज चली थी, तो वन मैन वन वोट, कि आपका वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, आप हमें वोट देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें आ जाती है, यहाँ पे आपको ये चीजें बता रखी है। देन पॉलिटिकल पार्टीज हैव मेड पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स टू वोट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी आ जाता है कि जो हमारे जो लोअर कास्ट मतलब ऐसे लोग जो बहुत ही नीचे है, जिनको चीजें नहीं पता लेकिन वो अवेयर हो जाते हैं चीजों से रिलेटेड कि उनके वोट की वैल्यू क्या है, कि उनका एक वोट क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बता रखा है, द पर्सन हु इज ऑफ 18 और अबव इज एलिजिबल फॉर वोटिंग इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ ड्यूरिंग इलेक्शंस कास्ट मेंबर्स but it is not everything, there are many other factors that impact the election, people's assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leader। देखो बहुत बेसिक सी बात है, जरूरी नहीं है कि आप एक पर्सन की फेस देख के आप उसको वोट दे दो। आज के टाइम पे आप ये चीज हमेशा देखते हो कि लोगों के काम देखे जाते हैं। आज के टाइम पे लोग शक्ल देख के वोट नहीं देते, लोगों के काम देखे जाते हैं। जो काम अच्छा करेगा वही हमारे पावर में रहेगा, जो नहीं करेगा तो जो जितने भी लोग हैं ठीक है वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे। कब? जब दोबारा से इलेक्शन होंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट ना करके। सो कैंडिडेट और जो पार्टी है वो उनको कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है लोगों का। क्यों? क्योंकि आप अपनी कास्ट से क्या जीत जाओगे? नहीं ना, आपको हर एक इंसान को जो हर एक अलग अलग जो कास्ट क्रेड से बिलोंग करता है आपको सबका दिल जीतना पड़ेगा ना, तभी तो आपको वोट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको वही बात बता रखी है। देन नो पार्टी विन द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट ऑफ द कम्युनिटी। ये वही है ना, कोई एक सिंगल ऐसी पार्टी नहीं है जिसको हर एक कास्ट या हर एक कम्युनिटी पसंद करती हो सकता है कि वो मतलब उनके काम अच्छे ना रहे हो, ये बात रही हमें पता ही है। And some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste। अब देखो ऐसे यार बहुत बेसिक सी बात है, हमने देख ले A B C D ये हमारी जो 4 कास्ट है, इन तीनों कास्ट के लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। इस कास्ट का कोई भी बंदा इलेक्शन में है तो क्या ये लोग वहां वोट डालने नहीं जाएंगे? ऐसा थोड़ा है। क्यों? इनकी भी तो अपनी अपनी एक पसंद है ना कि हाँ यार ये बंदे सही थे। जरूर नहीं कि हमारे कास्ट से बिलोंग नहीं करते, वो कास्ट को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे काम किस तरीके से करते हैं। नाउ पॉलिटिक्स इन कास्ट, politics also influence the caste system and caste identities by bringing them into the political arena। देखो जो ऊपर पड़ा उसी का जो रिवर्स आप कर लो, तो पॉलिटिक्स जो है कास्ट के अंदर अपना रोल प्ले करती है। Each caste group tries to become bigger by incorporating within the neighboring caste or the sub caste। मतलब जो एक कास्ट ग्रुप है ठीक है वो ट्राई करता है कि वो किसी न किसी तरीके से बढ़े। अब चाहे ये हो सकता है कि वो बाकी कास्ट के साथ मिलकर काम करे या अपने कास्ट को और तरीके से बढ़ा ले, उसके और ग्रुप बना ले, सब ग्रुप बना ले। Then various caste groups are formed with other castes or communities and then they enter into a dialogue and the negotiation। देखो वही चीज आ गई ना, मैंने बताया बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं ठीक है, एक सिंगल मुद्दे के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वो अपने साथ मिलके ठीक है वो चाहते हैं कि हमारे दोनों की जो है डेवलपमेंट हो और सही तरीके से हो। Then new kinds of the caste groups have came up in the political arena like the backward and the forward caste groups। देखो टाइम टू टाइम क्या होता है कि जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता है तो लोगों को पता चलता है कि हाँ यार हम जो है बहुत ज्यादा पीछे रह गए, तो अलग अलग कास्ट ग्रुप जो है आने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने देखा है कि बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, कास्ट ग्रुप्स हैं हमारे। देन दस कास्ट प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रोल इन द पॉलिटिक्स एंड इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लेड टू द टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड द इवन वायलेंस। तो देखो वही है कि जो कास्ट है वो अपना एक रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर। जो पीछे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे डिवीजन होगा तो यहाँ से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, मार धाड़ मच सकती है, कुछ भी हो सकता है। नो नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारे यहाँ पे 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो है पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे है ना जब ये चैप्टर कराया था पॉलिटिकल पार्टीज तो मैंने एक बात बताई थी, हर एक पार्टी के अपने अपने सिंबल्स हैं और हो सकता है कि वो सिंबल से रिलेटेड भी है जो है वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको एक सिंबल दे दिया जाएगा, पूछा जा सकता है किस पार्टी का सिंबल है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको वही ऑप्शन दे दिए जाएंगे किसमें मैच द फॉलोइंग में और पूछेंगे कि बताओ कि यहाँ पे करेक्ट जो है सिंबल किसका मैच करता है।
तो पॉलिटिकल पार्टी हमें पता ही है, जब बहुत सारे लोग साथ मिलके इलेक्शंस लड़ते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर पावर में आते हैं, वो सारा का सारा हमारा पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। अब पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो लीडर, एक्टिव मेंबर, फॉलोअर्स, इसके जो है हमारे जो है कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल पार्टीज के। अब पॉलिटिकल पार्टीज के जो हमारे फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारे इलेक्शन में जो आती हैं, लोगों को चॉइसेस देती हैं, ठीक है, कि हम आपके लिए ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ऐसा आपके यहाँ पे जो है चेंज लेकर आएंगे ताकि वो इलेक्शन जीत सके। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉइंट है। देन एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स, मतलब लोगों का किस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज देखते हैं कि हाँ यार इस जगह पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे रोड की जो है प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, यहाँ सीवर की प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, यहाँ हो सकता है कि गंदगी बहुत ज्यादा है, बस फैसिलिटी अच्छी नहीं, कुछ भी हो सकता है। वो इन चीजों को देखते हैं और उनके साथ जो है यहाँ पर इलेक्शन के अंदर आते हैं और अपनी आइडियोलॉजीज लेकर आते हैं कि हाँ हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। मोबिलाइज सिटीजंस, राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द पॉलिटिकल इश्यूज एंड एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग वोटिंग। तो होता क्या है कि लोग जो है आज दिन क्या करते हैं, जब भी इलेक्शन टाइम होता है तो उस टाइम पे जो है अपनी रिलीज निकालते हैं या जो कहीं पे जो है जो अपने भाषण वगैरह देते हैं जहां पे लोगों को बताते हैं कि हाँ ये मुद्दे हैं, हम आपके लिए ये चीजें करेंगे और उनको अवेयर करवाते हैं कि आपके लिए ये चीज अच्छी हो भी सकती है, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा आकर जो है वोटिंग में हिस्सा ले। देन होल्ड द रूलिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल बाय द नॉमिनेटिंग देयर एक्शन, पॉलिसीज एंड डिसीजन एंड एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड चेक ऑन द पावर। मतलब बहुत बेसिक सी बात बोल रखी है कि जब ये लोग यहाँ पे पावर में आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो अपनी सरकार बनाती है और सरकार बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि अपनी जो एक्शन, जो भी इन्होंने काम करा है, जो पॉलिसीज बनाएंगी, जो डिसीजन लेंगी, उन्हीं के बेसिस पे जो है आगे देखा जाएगा। और ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, आप काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ये सारा का सारा सामने रहना चाहिए, वही ट्रांसपेरेंसी कहलाती है, वही चेक एंड पावर्स कहलाता है। नाउ फॉर्म गवर्नमेंट बाय विनिंग इलेक्शन, जैसा भी ऊपर बताया कि जीतेंगे तो अपनी सरकार बनाएंगे। अब या तो इंडिपेंडेंटली, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट नहीं होगी अगर आपको मेजोरिटी मिली है, अगर आपको मेजोरिटी नहीं मिले तो भैया आप किसी के साथ मिलकर क्या करोगे, कोलिशन गवर्नमेंट बनाओगे और वे गवर्नेंस प्रोसेस में रहोगे, मतलब आप उसके लिए जो है काम करोगे, उस देश के लिए, उस जगह के लिए। प्ले अ रोल इन द ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंश्योरिंग दे अलाइन विद द पार्टीज विजन। मतलब यहाँ पे एक बात ये भी होती है पॉलिटिकल पार्टी का कि जो उनका विजन क्या है, जो पार्टी किस मुद्दे पे थी, उन्होंने क्या एजेंडा रखा था लोगों के सामने, तो पार्टी का जो विजन है वो उसी तरीके से या उसी तौर तरीकों पे काम करेंगे। एंड एनकरेज पब्लिक डिस्करेज एंड डिबेट ऑन क्रिटिकल इश्यूज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, पब्लिक डिबेट होगी तो बहुत अच्छा है। क्यों, आप लोगों के सामने आइए, अगर आप यहाँ के एमएलए तो आप लोगों के सामने आइए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए, ठीक है, अगर आपने अच्छा काम किया है तो उनके सामने आइए, जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो देखिए लोगों को और क्या चाहिए, तो वो एक अच्छा माना जाता है कि हाँ आपके जो यहाँ पे इश्यूज है, ठीक है, उनके ऊपर जो बात करी जा रही है, आपको इन्वायरमेंट सही रखा जाएगा, हेल्थ एंड सैनिटेशन रखी जाएगी, आपके बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी एंड सिटीजंस ऑफ द डेमोक्रेसी। बहुत बेसिक सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी है तभी तो आपकी गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट बनती है तभी तो रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं तभी तो आपके यहाँ पे काम होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी होना इसलिए भी जरूरी है। और दूसरा है कि अगर एक पार्टी जीत रही है तो दूसरी हार भी तो रही है ना, तो वो वहां पे पोजीशन का काम करेगी, वो वहां पे उनके वर्किंग को देखेगी, चेक एंड बैलेंस का काम कराएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें आपके आ जाती है, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी रहेगी, अलग अलग इंटरेस्ट रहेंगे, वो उस सोसाइटी के लिए काम करेगी। नाउ इफ देयर वर ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन द नो पॉलिटिकल पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कैंडिडेट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मतलब मान के चलो कि 10 लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बस वो 10 लोग हैं, तो क्या होगा, गवर्नमेंट बनाने में दिक्कत होगी, कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत होगी। क्यों, पॉलिसी कैसे बनाओगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक रूल को बनाने के लिए बहुत सारा दिमाग लगता है, यहाँ पे एक रूल को बनाने के लिए कितना दिमाग लगेगा। देन उसके बाद नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द कंट्री, कौन देखेगा देश को, ठीक है, कि वही बंदा है, उसके अलावा उसका तो और कौन है, तो ये एक बात बता रखी है। देन मोर फोकस ऑन द लोकल इश्यूज, लोकल इश्यूज के ऊपर जो है ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। देन एनहांस अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिविजुअल एंड लिमिटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेज ओनली, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी तक लिमिटेड हो जाएगी। जैसे हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है कि दिल्ली के अंदर 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब 70 एमएलए है, तो बस अब ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी तक जो है लिमिट हो जाएंगे। क्यों, ये वहीं तक ही काम करेंगे, ज्यादा बड़ा लेवल तक जो है काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट बता रखे, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट इसके ज्यादा है। देन नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी दो होती है हमारी। नेशनल पार्टी क्या होती है, जो आपके नेशनल लेवल पे रहती है, ठीक है, जो पूरी की पूरी कंट्री के अंदर जो उनको जो है एज अ सिंबल मिल चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, एज अ रिकॉग्नाइज पार्टी है। स्टेट पार्टी मतलब विद इन द स्टेट है, वहां पे उनके जो है डोमिनेंस है। तो ऐसी पार्टी जो नेशनल लेवल पे है, ठीक है, और ऐसी पार्टी जो हमारे यहाँ पे देखी जाए तो इंडिया के अंदर 7 नेशनल पार्टीज है 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग।
आपको नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना चाहिए कि आपके जो लोकसभा इलेक्शन है उसके टोटल वोट का 6% मिले या तो आपको, या ये हो आपके पास टोटल असेंबली इलेक्शन जो होते हैं स्टेट की, ठीक है, वहां पे 4 स्टेट्स के अंदर आपको 6% वोट्स मिले, ठीक है, या तो लोकसभा के टोटल वोट्स के 6% या 4 असेंबली इलेक्शन मतलब 4 स्टेट्स के आपको जो है टोटल 6% जो है वोट्स आपको मिल जाए, तो आपके यहाँ पे जो है आपकी नेशनल पार्टी कहलाई जाएगी। और या तो ये हो सकता है कि आप लोकसभा के अंदर 4 सीट जीत जाओ, अगर आप 4 सीट मतलब आपके 4 कैंडिडेट जीत गए तो आपकी पार्टी नेशनल पार्टी कहलाई जाएगी। तो आपको इलेक्शन कमीशन से क्या क्या स्पेशल जो है रिकॉग्निशन मिल जाता है, आपको पार्टी का यूनिक सिंबल मिल जाता है, वो सिंबल और कोई यूज नहीं कर सकता, और आपकी पार्टी को एक स्टेटस मिल जाता है, एक सिंबल मिल जाता है कि नाउ योर पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी एट द नेशनल लेवल। ये जो मैंने आपको चीजें बताई थी कि जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है, ये जो मैंने आपको दिखा रखी है, ये बीजेपी, ठीक है, ये हमारी कांग्रेस, देन उसके बाद हमें ये बता रखा है AITC ऑल इंडिया ट्राइनोमियल कांग्रेस, देन नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, देन हमारी आगे CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और CPI-M हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म। ये दोनों पहले एक हुआ करती थी, 1964 में ब्रेक हो गई थी दोनों। एंड इसके बाद हमें लास्ट जो बता रखे वो BSP है। आपको करना क्या है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बस अच्छे से देखना है, पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल क्या है और ये कब बनी थी, कुछ बेसिक डिटेल्स है, बस आपको वही पढ़नी है। इससे रिलेटेड ज्यादा जो आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा लेवल पे नहीं आएगा। हाँ, MCQs में आ सकता है, अगेन वही एसोसिएशन रीजनिंग में आ सकता है, पिक्चर देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये पार्टी जो है, ये जो सिंबल है कौन सी पार्टी का है, ये आपको पार्टी दे दी जा सकती है, पूछा जा सकता है इसका सिंबल क्या है। तो ये यहाँ पे बस इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको बस इस तरीके से करना। और जहां तक मुझे लगता है CPI जो पार्टी है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट पार्टीज, जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्टेट पार्टी आपकी वो पार्टीज होती है जो विद इन द स्टेट किसी स्टेट्स में होती हैं, और जरूरी नहीं है कि वो एक स्टेट में हो, एक से ज्यादा स्टेट्स में भी हो सकती है, लेकिन नेशनल लेवल पे नहीं होगी वो, ठीक है, तो आपकी वो रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी कहलाएगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दे मेक द फेडरल सिस्टम एंड द डेमोक्रेसी मोर स्ट्रॉन्गर। देखो फेडरल सिस्टम क्या है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि आपके स्टेट लेवल पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, नेशनल लेवल पे अपनी नेशनल लेवल गवर्नमेंट काम कर रही है, दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रही है, चेक एंड बैलेंस है, दोनों अपने तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, दोनों हैंड इन हैंड जो है होके काम करती हैं। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों तरीके से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तब जाके आपका फेडरलिज्म है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर है, पार्लियामेंट डाइवर्स रहती है, अपने तौर तरीकों से काम करेगी, दे टेक केयर ऑफ द लोकल इश्यूज, क्यों, जो स्टेट लेवल है अपने स्टेट को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश है, इंदौर है, वहां पे आप देखोगे सैनिटेशन कितना अच्छा है, साफ सफाई कितनी अच्छी है, हमेशा जो ऊपर आता है। तो क्यों, क्योंकि वहां की जो स्टेट है, जो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम कर रही है ना उस चीज के लिए, क्यों, क्योंकि अपने स्टेट को अच्छे से अच्छा रखना चाहती है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी देना चाहती है, एजुकेशन अच्छी देना चाहती है। तो ये चीज है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पार्टीज के नाम बता रखे हैं, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी एंड एटसेट्रा। रिकॉग्निशन के लिए आपको क्या चाहिए, स्टेट असेंबली के अंदर या तो आपको टोटल 6% मिले, किसका, टोटल वोट्स का, या आप 2 सीट जीत जाओ स्टेट असेंबली में, तो आपकी जो पार्टी है उसको स्टेट पार्टी का क्या मिल जाएगा, एक सिंबल मिल जाएगा। अब इसके चैलेंजेस क्या पॉलिटिकल पार्टीज के, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखो बहुत बेसिक सा यहाँ पे पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे जो पावर है वो टॉप लीडर्स के हाथ में होती है। टॉप लीडर इन द सेंस कि पार्टी के जो टॉप मोस्ट लीडर है उन्हीं के पास सब कुछ है, बाकी जो उनके लोग हैं या जो उनके पास जो काम कर रहे हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं है। तो एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पे जो पार्टी का एडेप्टेबिलिटी है, जो पार्टी की जो एक एबिलिटी है वो उस तरीके से काम नहीं करा जाता। तो यहाँ पे हम ये ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिकली वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। पॉलिटिकल जो अरीना है, जो हम ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर जो काम करा जाना चाहिए सही तरीके से, वैसा नहीं हो पा रहा है। देन दैनिक सक्सेशन हो जाता है, मतलब क्या है, वो ये है कि एक पार्टी के अंदर एक जो फैमिली है पावर में ही, अब उसी फैमिली के बच्चे पावर में आते जा रहे हैं और किसी को चांस ही नहीं मिल रहा, कोई नया फेस आपको देखने को नहीं मिल रहा। और जो पास में देखा गया था, ये पार्टी के जो मेंबर है इन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन किया था या सही तरीके से काम नहीं किया था। तो इन फ्यूचर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उस पर्सन को जो है इलेक्शन में जिता दे। तो कोई नई फेस वैल्यू होनी चाहिए ना, जिसमें हाँ, और नई फेस वैल्यू के साथ ये भी होना चाहिए कि वो जो काम है वो सही तरीके से दिखाए। और ये भी होता है जो यहाँ पे लोग आते हैं उनके पास शायद ये भी हो सकता है कि एक्सपीरियंस ज्यादा ना हो, ठीक है, बिना एक्सपीरियंस के आ जाए। अब एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से काम करोगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे, क्या छोटे काम थोड़ा ये। आप नेशनल लेवल, चलो स्टेट लेवल पे भी देख लो, चलो स्टेट लेवल भी छोड़ो, अब लोकल लेवल पे भी देख लो, बहुत बहुत बढ़िया है ये कि अगर वहां पे भी लोगों के लिए जो है एक कह सकते हो कि डेवलपमेंट लेकर आ जाओ, कि वहां बच्चों के लिए जो है सैनिटेशन और वहां की उनकी जो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी कर दो, वहां की रोड फैसिलिटी अच्छी कर दो। तो मनी और मसल पावर बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। देन लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, मतलब अगेन एंड अगेन आपको सेम चेहरे देखने को मिलते हैं, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी से, कोई नया चेहरा है ही नहीं,
ठीक है, तो आपके पास चॉइस नहीं है। और फिर वही पुराने घिसे पिटे जो है वो लेकर आ जाते मुद्दे, हम ये चीज करेंगे आपके लिए, ऐसा लेकर आएंगे वैसा, लेकिन जो बेसिक जो मुद्दे हैं जो वहां पे होने चाहिए एक्चुअलिटी में, उनके ऊपर जो काम होना चाहिए वो कोई नहीं देखता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज बता रखी है। देन रिफॉर्मिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, अब इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकता है, तो एनकरेज ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, पार्टीज के अंदर देखो डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए, उसको बढ़ाया जाना चाहिए कि कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे हो, किस तरीके से हो, पॉलिसी मेकिंग अच्छी हो, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, जो पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट है उनकी। आफ्टर दैट encourage the development of the innovative policies and clear transparency communication about these policies to engage voters, मतलब एक तो आप अपने बैठ के आराम से सारे मेंबर्स के साथ बैठ के बातचीत कीजिए, और फिर जो आपने बातचीत करी है वो बातचीत आप है ना बाकी जो वोटर्स है उनके सामने लेकर आइए कि हाँ हम आपके लिए ये चीज सोच रहे हैं, इस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जो है बेटर हो सकता है, किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। एंड द लास्ट वन इज इंप्लीमेंट मेजर्स टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी इन द पॉलिटिक्स, कि मनी का जो इन्फ्लुएंस है उसको रोकना, किस तरीके से रोका जाए वो सोचना पड़ेगा। एंड रेगुलर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि कैसे किस तरीके से आपकी पार्टी आपकी सरकार काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, पब्लिक फोरम्स कैसी है, मतलब कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो चेक एंड बैलेंस है, जो मैं बार बार कहता हूं कि जो आंसरेबल है, जो पार्टी है वो आंसरेबल है, ठीक है, वो जो अपने काम है, ठीक है, या अपने जो काम से रिलेटेड क्या वो उन चीजों को एक्सप्लेन कर पा रही नहीं कर पा रही है, यहाँ पे वो चीज आएगी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो लास्ट चैप्टर हमारा हुआ है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके जो है ओनली हमारे जो है 2-3 पॉइंट है, तो बस इनको कंप्लीट करते हैं 2 पेजेस को। तो इवैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद द डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये पता ही हमें कि डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप किसी से भी कंपेयर कर लो, चाहे डिक्टेटरशिप से कर लो, चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट से कर लो, चाहे मोनार्क से कर लो, ठीक है, या कम्युनिस्ट पार्टी से कर लो, तो ये उनसे बहुत बेटर है। क्यों? लोगों के अंदर इक्वालिटी बनाए रखती है, दूसरा हमारी डिग्निटी निष्ठा भावना बनाए रखती है कि इंसान की, देन हमारी जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये मैं बार बार बोलता हूं, इसको मैं अगर कंपेयर करूं डिक्टेटरशिप से, तो डिक्टेटरशिप में एक बंदा है जो आपके डिसीजन ले रहा है, आपकी डेमोक्रेसी के अंदर 700 से 800 लोग, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, 700 से 800 लोग बैठ के एक रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर दिमाग लगाते हैं। तो जहां पे 700 से 800 लोगों को दिमाग लगा रहा है वो अच्छा है या एक इंसान का दिमाग अच्छा है? तो यहाँ पे आपको वो बात बता रखी है। प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब अगर कोई मतभेद होता है, चाहे आपके गवर्नमेंट के बीच में हो जाए, स्टेट के बीच में हो जाए, तो वहां पे जो है ये उसको सॉल्व करवा सकता है। आप अपनी मिस्टेक को सही कर सकते हो कैसे? अगर आपको लगता है इस बार आपने जिस कैंडिडेट को इलेक्ट करा है ये सही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपके जो है वोट्स खराब चले गए इस बार, तो ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप उसको इलेक्ट मत करो, तो आपकी जो मिस्टेक्स है वो सही हो सकती है। उसके बाद आपको बता रखा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल इट इज नॉट द केस इन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है कि फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे रहेगी, कभी भी जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेगी। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशन वर्क हो गया तो क्या होगा, जुडिशरी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और उसको क्या करेगी, वहां पर सही करवा के रहेगी। देन द होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस होते हैं, ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट में हमने ये नहीं देखा, कहीं भी डिक्टेटरशिप आ गई, कुछ और आ गया, वहां पे इलेक्शन नहीं होंगे। और अच्छा इलेक्शन होते भी है तो क्या हुआ, उन्होंने जीतना है, कहीं पे मिलिट्री आ गया तो मिलिट्री ने इलेक्शन रोक दिया, जैसे अभी म्यांमार में चल रहा है, वहां इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे, लोगों अगर कुछ भी बात उठाते मार दे जाता उनको। Then they have political parties whereas there is no such things in the other form of the government. बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आ जाओ सामने कौन आएगा, डिक्टेटरशिप में नॉर्थ कोरिया में देखते हो एक ही पर्सन है, वही हमेशा खड़ा होता है, उसका पोजीशन में कोई होता ही नहीं है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं उधर कोई। देन चाइना में भी आप देख सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी एक सिंगल पार्टी है, वही रूल कर रही है। दे गारंटी राइट्स टू सिटीजन व्हाइल इट इज नॉट केस इन द अदर, मतलब यहाँ पे लोगों को गारंटी दिया जाता है आपके राइट्स को बचाया जाएगा, यहाँ पे तो राइट का लेना देना ही नहीं है कुछ, कि भैया हमारा जो मतलब है या हम जो चाहते हैं वही होगा, उसके बियॉन्ड जाके कुछ नहीं हो सकता। देन सच गवर्नमेंट्स अलो रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, अगेन वही जो चीज मैंने आपको ऊपर बताई, एंड सच गवर्नमेंट अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी व्हाइल नो अदर इन द दूसरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सोशल डाइवर्सिटी बनी रहेगी, लोगों के लिए जो अलग अलग तरीके से काम करा जाएगा, सबके लिए, चाहे आप अलग अलग कास्ट की, हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, तो एक रूल एंड रेगुलेशन ऐसा बनाया जाएगा सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं किसी सर्टेन लोगों के फेवर में जा रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, डेमोक्रेसी जो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कराता है, डेवलपमेंट कराता है। हाँ ये एक बहुत बेसिक सी बात है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है हमारी डेमोक्रेसी में थोड़ी स्लो है एज कम्पेयर टू बाकी या डिक्टेटरशिप से। क्यों? वहां पे क्विक डिसीजन लिए जाते हैं, यहाँ पे क्विक डिसीजन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि हम पीछे सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, हाँ पॉवर्टी रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ जो है हमारे लिए जो है ये
जो प्रोग्राम्स लेकर आती है सरकार, जिसके बेसिस पे जो एक बहुत ही बेसिक पर्सन है, मिडिल जो क्लास का पर्सन है, उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है राहत दी जाती है, या उसको जो है कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। रिड्यूस इनइक्वालिटी खत्म करते हैं, क्यों? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। यहाँ पे भी जो ये देखा जाता है लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट क्रीड, ठीक है, तो वो कम करे जाते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी रहती है, हमें पता ही है आपके इलेक्शन में कोई भी किसी भी जो है कास्ट का पर्सन आ सकता है, इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, आप इलेक्शन में जो है वोट डाल सकते हो। अकाउंटेबिलिटी रहती है, जो पीछे में बार बार आपको पढ़ाता आ रहा हूं। प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट, आपके जो राइट्स है, ठीक है, वो बने रहेंगे, लिबर्टी होगी, ठीक है, फ्रीडम बनी रहेगी। देन पब्लिक डिबेट, वही अगेन जो मैं बताता आ रहा हूं। एंड द लास्ट वन इज द रूल ऑफ द लॉ, मतलब जो भी आपके यहाँ पे रूल्स बनाए जाएंगे वो डेमोक्रेटिकली बनाए जाएंगे। जो आप देखते हो जो हमारे जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो बेसिक्स है, जो हमारे प्रेम्बल है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। आप कभी भी प्रेम्बल को चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका जो बेस है, अगर आपने वही चेंज कर दिया तो उसी पे आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हो। और बेस पे क्या है? फ्रेटर्निटी है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, ठीक है, हर एक चीज उस पर बेस्ड है। तो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए वो किस पे? वो लॉ के बेसिस पे तो बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है रिवाइज हो चुकी है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज समझ आई होगी। तो अब इतना करके चले जाओ, ये गारंटेड है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगे इसमें। और सेम जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स में कराया वैसे ही आपको ये पॉलिटिक्स में करा दिया। अब आपका एक ज्योग्राफी रहता है और एक हिस्ट्री रहता है। मैं ये दो वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। बस एक बहुत ही अच्छे फ्लो में पढ़ते जाओ, और जितना आपको कराया जा रहा है वो उतना कर लो। गेट्स इट, ओके, बाय।